हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 7 के जो साइंस बुक है उसका चैप्टर 1 पादपों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। मैंने इससे पहले 6 क्लास में मैंने बताया है 6 क्लास वालों को कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज इन सब के बारे में हम अच्छे से 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। मतलब कि एक पौधा ही एक ऐसा है जो अपना भोजन खुद से बनाता है। ठीक है। इंसान भी है, हम लोग इंसान है तो हम लोग भी दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है। हम पेड़ पौधों पर और जानवरों पर ही निर्भर है। जब तक हमें जानवरों से दूध नहीं मिलेगा, अंडा नहीं मिलेगा तो हम खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक है। पेड़ पौधों से हमें सब्जियां मिलती है, अनाज मिलते हैं, वो सब हमें नहीं मिलेंगे तो हम लोग नहीं खा पाएंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे जैसे कि जंतु है जो कि क्या करते हैं कि पेड़ पौधों पर कुछ कुछ जंतु ऐसे हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर है, कुछ जंतु ऐसे हैं जो कि खुद जानवरों पर ही निर्भर करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जानवरों को ही खाते हैं। ठीक है। खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। पादपों में पोषण विधि केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध है। सिर्फ पादप ही ऐसा है जो कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से क्या करता है कि अपना भोजन बना लेता है। सिर्फ और सिर्फ पादप ही ऐसा है, मतलब कि पौधे ही ऐसे हैं। पोषक पदार्थ सब जीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थन बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। मतलब पोषक पदार्थ जो है वो सजीवों की संरचना, जो सजीव है, ठीक है, उनकी संरचना की वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए भी समर्थ बनाते हैं और विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब सजीव जो भी हम लोग खाना खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। मतलब कि स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब खुद से अपना खाना बना के खा लेते हैं। ठीक है। तो उसे स्वपोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। मतलब जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं और खुद खा भी लेते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों एवं विश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि पादपों है उनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों, मतलब कि पादप के किसी भागों में ही निर्मित है ये, या फिर पूरा में ही रहता है। ठीक है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार, मतलब कि वो अपना जो कच्ची सामग्री होता है वो खुद में कैसे परिवेश करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ये सब सवाल है। ठीक है। इसके जवाब जो है हमें वो आगे पढ़ने पर मिलेंगे। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है। अभी जो देखिए सब फर्स्ट सवाल जो हमारा था कि पादपों की फैक्ट्रियाँ कहाँ है, तो पादपों की फैक्ट्रियाँ जो है वो पत्तियों पर है। ठीक है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए मृदा में उपस्थित जड़ एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मतलब कि ये जो एक सवाल था कि सारे भागों में किस प्रकार पहुँचते हैं। ठीक है। तो सारे भागों पर वो जो जितनी भी खाद्य सामग्री है वो जड़ों के द्वारा पहुँचती है। ठीक है।
तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जो तना होता है उनके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि हम लोग कोई भी पौधा लगाते हैं, इसमें पानी डालते हैं तो हम जड़ पे ही पानी डालते हैं, ठीक है। उसी जड़ की आवश्यकता से क्या होता है कि जो पादप होते हैं वो पूरे शरीर में उसे संश्लेषित कर या फिर अपने अंदर ले लेते हैं और शोषित कर लेते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्ती की सहायता से क्या होता है, उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं उनसे क्या करता है, जैसे कि कोई पत्ती है, ठीक है, उसमें रंध्र है पाए जाते हैं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं से वो पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड उनमें प्रवेश करती है। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। मतलब किसी भी चीज़ को हम देखते हैं कि एक दूसरे से जुड़कर ही उसे बनाया जाता है या फिर बनी हुई रहती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा शरीर भी क्या है कि छोटे छोटे सूक्ष्म इकाइयों से बना हुआ, छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका से मिलकर ही हम लोग बने हुए हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। मतलब इसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका जो होती है बाहर से एक पतली संरचना से घिरी रहती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्र कहलाती है। इसमें एक क्या होती है, संरचना होती है जिसे हम केंद्र कहते हैं। केंद्र चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे पिक में है, कोशिका का एक चित्र बनाया हुआ है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। देख सकते हैं जो बीच में है उसे केंद्र कहते हैं, जो चारों तरफ फैली हुई उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिका, अब ये जो ऊपर का हमारा जो थोड़ा सा छूट गया था अब हम उसे पढ़ रहे हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिकाएं नली के समान होती है। वाहिकाएं जो होती है वो बिल्कुल नली के समान होती है, बिल्कुल बहुत पतली पतली होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पूरे जो हमारा जो पेड़ है उसमें पूरे फैली हुई रहती है वाहिकाएं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। मतलब कि अब इसके बारे में जो है पूरी अच्छी जानकारी आप लोगों को क्लास 11 में मिली, अगर जो लोग साइंस लेंगे उन लोग के लिए। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये तो बहुत लोग जानते भी होंगे शायद कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से वो हरी दिखाई देती है। क्लोरोफिल के प्रकाश या फिर सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। इसकी ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और खाद्य संश्लेषण में, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जो खाद्य संश्लेषण होता है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। हम लोग क्या जानते हैं कि क्लोरोफिल, अगर पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगा उनमें सूरज की किरणें नहीं पड़ेगी, सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी और जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियों में जो छिद्र होता है जिसे रंध्र कहते हैं, उनमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी। और जल, ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये दिन के वक्त होती है जब सूरज निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण आवश्यक इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। ये क्या होता है कि पत्तियां क्या करती है, सौर ऊर्जा संग्रहित करती है, मतलब कि जो सूरज की किरणें हैं उन्हें संग्रहित करती है और पादपों में खाद के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा चरम स्रोत है। मतलब हम वैसे भी सभी जीवों के लिए क्या है, एक अहम स्रोत है सूर्य ऊर्जा।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं प्रकाश संश्लेषण अगर ना हो तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो पत्तियाँ अपना भोजन नहीं बना पाएंगी। ठीक है, पत्तियाँ क्या होंगी कि वो मर जाएंगी, फिर वो जीवित नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती है ना, उन्हें खाना, वो अपना खाना खुद से बनाती है। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यह, और अगर हम जीवित नहीं रह पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम मर जाएंगे। अगर पर तो यही बहुत बड़ा रीज़न है कि प्रकाश संश्लेषण अगर ना हो तो हमारा पृथ्वी पर जिंदा रहना असंभव है, हम जीवित रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। ऑक्सीजन हमें मिलता है किस चीज़ से? पौधों से मिलता है। अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं तो वो तो खुद मर जाएंगी। जब पौधे मर जाएंगी तो हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, और हम आधा से ज़्यादा तो पौधों पर ही निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर ही। हमें खाद्य भी वहीं से मिलता है, खाने की चीज़ें मतलब कि वहीं से मिलती है, फल है, सब्जी है, यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर भी उसी पर निर्भर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्ती की क्लोरोफिल कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। मतलब कि जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती जो होता है वो क्लोरोफिलयुक्त कोशिकाएं जो होती है, जो सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट जो है वो संश्लेषण करती है, मतलब अपने अंदर लेती है। इसको हम समीकरण द्वारा भी इस तरह समझ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो अंत पत्तियों में किस रूप में संचित होती है? मंड के रूप में। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अगर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है इसका मतलब उसमें मंड की उपस्थिति को वो दर्शाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं द्वार कोशिकाएं, ये रंध्र है, पत्ती है, द्वार कोशिकाएं, रंध्री, द्वार, क्लोरोफिल इस तरह से रहता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा चित्र भी बनाकर खुद से भी प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा समझ में आएगी आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं कि तनों से ही अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, मरुस्थलीय पादपों। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए, एक का अंधकार अथवा काले बक्स में 72 घंटों के लिए रखिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। ये जो है कक्षा 6 में भी इस तरह का बताया गया है। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण को नोटबुक में हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण मतलब रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अपनी गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा होता होगा? हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये दिखाई देते हैं। शैवाल में भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझाती हूँ। एक क्रियाकलाप करना है कि 2 गमले लेने हैं, ठीक है? एक गमले को रखिए आप रूम के बाहर और एक गमले को क्या करें कि रूम के अंदर रखें, ठीक है? आप लोग को देखने के लिए क्या मिलेगा कि जिस गमले को आपने सूर्य के प्रकाश में रखा था उन गमलों में क्या होगा, वो गमले जीवित रहेंगे, ठीक है। लेकिन जिस गमले को आप रखिएगा रूम के अंदर तो वो क्या होंगे, मुरझा जाएंगे, ठीक। अगर आप लोगों को जानना है कि किस किस पत्ती में मतलब कि इसमें किसी कभी कभी कोई पत्ती होती है जैसे ब्लू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में कि अलग अलग कलर की पत्तियां हैं, तो क्या इनमें क्लोरोफिल होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन क्या होता है, क्लोरोफिल होता है लेकिन जो इनका कलर होता है ये क्लोरोफिल को ढक देता है, लेकिन अंदर से ये हरे ही होते हैं। और काई जो होती है, आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में काई ज़्यादा देखने के लिए मिलती है जिसे शैवाल भी बोलते हैं। उनमें उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है, इस वजह से वो हरे दिखाई देते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया कोई भी टॉपिक, छोटा सा भी टॉपिक अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।